मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज से साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज आप लोगों को साइंस की एक शाखा फिजिक्स यानी भौतिकी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन के होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन उसके बारे में समझेंगे। प्रकाश किन किन माध्यम से होकर के गुजरती है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश होता क्या है उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से प्रकाश के परावर्तन और उससे संबंधित कुछ अन्य पदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन, इसमें से पहला डेफिनेशन है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है आप यह हमेशा फील करते होंगे, आप प्रकाश को जिसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश जो है वह भौतिक कारण होता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति पाते हैं। यानी यदि यह प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। मान लिया जाए इस पेन को हमको देखना है, तो पेन को हम कैसे देखते हैं? यदि यह प्रकाश नहीं होता तो क्या इसको देख पाते? तो इसको नहीं देख पाते। प्रकाश के कारण ही किसी भी चीज को हम लोग देखने की अनुभूति पाते हैं। तो प्रकाश से हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते कैसे हैं कि प्रकाश जो होता है वह उस वस्तु पर पड़ती है और वह जो है प्रकाश का किरण उस वस्तु के पर पड़ने के बाद हमारे नेत्रों पर पड़ती है, जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम हुआ या फिर प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत भी हुआ। इसी के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, इसको जरा सा डील करते हैं। प्रकाश हुआ बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यह ऊर्जा का ही एक रूप है। आप जानते हो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी होता है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जरा सा हम इसको डील करते हैं। एक शब्द इसमें आया है द्रव्यात्मक माध्यम। तो द्रव्यात्मक माध्यम का क्या मतलब हुआ? इसको आप सिंपल एग्जांपल में आप ऐसे समझो कि मान लिया जाए हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सामने खड़े हो, तो हमारा बात आप तक पहुंचेगा तब तो आप हमको कुछ जवाब दोगे। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये आप तक पहुंच रहा है एक माध्यम के द्वारा। वह माध्यम क्या है? हवा है। यदि हम दोनों के बीच हवा नहीं होता तो हम जो भी बात आप तक करने जा रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, वह बात आप तक नहीं पहुंचती। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मान लिया जाए 2 आदमी चांद पर पहुंच गया और वहां पर बात कर रहा है, तो बात करोगे तो हम जो भी बोलेंगे वह आप तक नहीं पहुंचेगा। वजह क्योंकि आवाज को, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी जब तक वहां पर हवा नहीं होगा तब तक हमारा बात दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक माध्यम चाहिए एक आवाज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए। लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह बिना माध्यम के भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाती है। इसीलिए यह शब्द यूज हुआ है द्रव्यात्मक माध्यम। यानी प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यदि यह निर्वात क्षेत्र भी है, निर्वात का मतलब क्या हुआ? जहां पर हवा नहीं हो।
निर्वात क्षेत्र है, फिर भी वहां से होकर के प्रकाश गुजरेगा। लेकिन यदि कोई क्षेत्र निर्वात क्षेत्र है तो वहां पर ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगी, क्योंकि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद प्रकाश का जो वेग होता है, रफ्तार होता है, वह निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो हमने डेफिनेशंस लिखाया, इस डेफिनेशंस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। जरा सा इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जरा सा आप ध्यान देखिए। जैसे एक ये है कि प्रकाश यह ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा। अच्छा, उसके अलावा तो प्रकाश के गमन के लिए क्या किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यात्मक माध्यम इसको नहीं चाहिए। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, है कि नहीं। किलोमीटर होगा तो इसका मतलब 1 मीटर में 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसीलिए इसका 3 पावर घट जाएगा। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशंस पर चलते हैं। ये है किरण। क्या है? किरण। प्रकाश के गमन पथ को, यानी प्रकाश जिस पथ से होकर के गमन करती है, गुजरती है, उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो ये देखो, इसको इस तरह से डेफिनेशन लिख करके ऐसे लाइन दे देना है, उसमें इस तरह से दे देना है, इसका मतलब उस दिशा में प्रकाश जा रहा है। अगला है प्रकाश पुंज। नाम से ये पता चलता है प्रकाश पुंज। पुंज का मतलब होता है एक समूह से, बीम ऑफ लाइट, इसको हम लोग किरण पुंज भी कहते हैं। तो प्रकाश पुंज क्या हुआ? किरणों के समूह, मतलब बहुत सारे किरण जब गुजरते हैं, एक जगह से चलते हैं, तो उसके जो किरणों के समूह होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज। इसलिए देखो, हमने इस तरह का समूह बनाया, 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। चलिए इसको मिटाते हैं। अब प्रकाश पुंज के प्रकार पर चलते हैं। स्टार दे करके लिखिए प्रकाश पुंज के प्रकार। तो प्रकाश पुंज जो है वह 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए
अब हम एक एक करके तीनों पद को समझते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश पुंज या फिर अपसारी प्रकाश पुंज होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो जैसा कि यहाँ पर पता चलता है सब में प्रकाश पुंज है, यानी कहने का मतलब हुआ कि यह जो है किरणों का एक समूह होगा। तो किरणों का समूह ऐसा भी हो सकता है, देखो एक से अधिक किरण, किरणों का समूह ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो ये सीधी रेखा, ये प्रकाश पुंज ऐसा भी हो सकता है, या प्रकाश पुंज ऐसा भी हो सकता है इस तरह से, एक दिशा ऐसे, एक दिशा ऐसे, एक दिशा ऐसे। तो इस तरह से तीन प्रकार का प्रकाश पुंज जो हुआ, इसमें आप देखो तीनों रेखा समांतर है। तीनों रेखा कौन सा है? समांतर, या बोल सकते हो तीनों किरण समांतर है। तो जब किरणें समांतर होती हैं, किरणों का समूह समांतर हो तो उसको जो है समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। दूसरा है अभिसारी, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अभिसारी। इसको अभी से याद रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म आप लोग आगे पढ़ेंगे। अभिसारी का मतलब आप याद रखिएगा, अभिसारी, अभिसारी का मतलब सिकुड़ना, कौन सी? सिकुड़ना। और एक होता है अपसारी, अपसारी का मतलब होता है फैलना। ये वर्ड आप लोग अच्छा से याद रखना। अभिसारी मतलब सिकुड़ना, एक जगह पर स्थिर हो जाना, एक जगह पर मिलना। और अपसारी, अपसारी का मतलब हुआ एक जगह से फैलना, ठीक है। अपसरित यानी फैलना, अभिसरित मतलब सिकुड़ना। तो अब देखो कौन सा चीज, तीन तरह का जो किरण बनाया है, कौन सा फैल रहा है, कौन सिकुड़ रहा है। यह एक बिंदु पर जाकर के मिल रहा है, एक तरह से ये छोटा हो रहा है ना, इसको बोल सकते हो। इसका पथ जो है धीरे 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 ये एक बिंदु पर आकर के मिल गया, इसलिए इसको सिकुड़ना बोलेंगे। यानी ये हो गया आपका अभिसारी। और ये वाला क्या हुआ, एक बिंदु से फैल रहा है, फैल यानी अपसारी। तो समझ में आया, ये हो गया समांतर प्रकाश पुंज, ये हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज, और ये हो गया अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। तो समांतर में समांतर होता है, अभिसारी में एक बिंदु पर मिलता है, अपसारी में एक बिंदु से फैलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो चलते हैं डेफिनेशंस पर, तीनों का डेफिनेशन अलग अलग। तो चलते हैं, सबसे पहला है समांतर प्रकाश पुंज। चलते हैं इसके पहला डेफिनेशन पर, अंग्रेजी सबका लिख ही दिए हैं। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज लिखिए। वह प्रकाश पुंज, वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें, जिसमें सभी किरणें समांतर होती हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये लिख करके इस तरह से समांतर प्रकाश पुंज के लिए एक डायग्राम बना देना है। समांतर के बाद लिखते चलो आप लोग साथ साथ, अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन सा प्रकाश पुंज? अभिसारी प्रकाश पुंज। लिखिए, वह प्रकाश पुंज, अभिसारी मतलब बताए थे सिकुड़ना, वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखो इसमें ये हो गया एक बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। या इसका चित्र आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। मान लिया जाए आप ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो तो आपको दिशा ऐसे देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यह दिशा ऐसे देना पड़ेगा, यानी एक बिंदु पर आकर के मिल गया। ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। बस ये डायरेक्शन आप ध्यान रखना भाई, नहीं कि डायरेक्शन यदि इसमें उधर दे दिए तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए डायरेक्शन ध्यान देते हुए लिखना है। तीसरा नंबर अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप लोग चित्र बना लो उसके जस्ट नीचे। ये तो समझ गए हो। एक बिंदु से, यहाँ पर मैं चित्र बना रहा हूं बिल्कुल छोटा सा, एक बिंदु से फैलता हुआ नजर आएगा। देख लो दिशा, एक बिंदु से फैल रहा है विभिन्न दिशा में। ये हो गया कौन सा प्रकाश पुंज? अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए कुछ और इस चैप्टर से संबंधित डेफिनेशंस पर चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब जब चूंकि प्रकाश से संबंधित चैप्टर है तो इसमें हमको प्रकाश कहां कहां से निकलता है उसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम मनुष्य से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। सूर्य से प्रकाश निकलता है? बिल्कुल निकलता है। चंद्रमा से भी निकलता है? चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है। जब नहीं निकलता तो वो चमकता हुआ क्यों नजर आता है? तो उसका वजह क्या है? उसका वजह है कि सूर्य का रोशनी जब उस पर पड़ता है तो वही सूर्य का रोशनी वह चमकता हुआ नजर आता है, जिससे लगता है कि चांद चमक रहा है। लेकिन चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। तो इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनसे प्रकाश खुद निकलता है और कुछ ऐसे भी हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। इस आधार पर हम लोग पदार्थ को दो भाग में बांट सकते हैं, प्रकाश निकलना और नहीं निकलने के आधार पर। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं, स्वयं प्रकाश निकलता है उसको आत्मदीप्त बोलते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको बोलते हैं अदीप्त। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस और लिखिए। आत्मदीप्त, सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस लिखिए। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होते हैं
एग्जाम्पल सूर्य, तारे, जुगनू, दीपक इत्यादि। ठीक है। अब आत्मदीप के बाद अदीप्त, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस का डेफिनेशन, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, उत्सर्जित नहीं होते हैं, उसे अदीप्त कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल टेबल, ईंट, पत्थर इत्यादि। ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश निकलने और नहीं निकलने वाला चीज। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रकाश कहां कहां से गुजरता है और प्रकाश कहां कहां से नहीं गुजरता। तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है उसको हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। तो आप जानते हैं कि प्रकाश जो है वह जल से भी गुजर सकता है, प्रकाश कांच से भी गुजरता है, तो प्रकाश जो है या फिर प्रकाश वायु से भी होकर गुजरता है। तो प्रकाश का जो गुजरने का तरीका होता है, तो हर किसी में प्रकाश अलग अलग वेग के साथ एंट्री करता है, प्रवेश करता है। जैसे यदि पानी में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग अलग होगा, यदि कांच में प्रवेश करता है तो उसका रफ्तार अलग होगा, यदि वायु में प्रवेश करता है तो उसका रफ्तार अलग होगा। ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। देखिए इसका डेफिनेशन, वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। उसे प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। जैसे पानी, कांच, हवा इत्यादि। इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ
ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसपेरेंट तो जिस पदार्थ जो है क्या नाम है, पारदर्शी, यानी जिस माध्यम से होकर के प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसी को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। लिखिए, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। पारदर्शी के बाद अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। ठीक है। अब मान लिया जाए आपके मन में ये लग रहा है कि यदि आपके घर का दरवाजा बंद है फिर भी प्रकाश आ रहा है, तो क्या वो किस अति से आ रहा है? तो जो भी आप लोगों के रूम में छिद्र है, छिद्र यानी वायु वहां से जाएगा है, उस माध्यम से होकर के वायु उस माध्यम से होकर के प्रकाश हमारे कमरे में प्रवेश करती है। ठीक है। तो ये मत समझना है, ये नहीं समझना है कि इस स्थिति में जो है आपका रूम का जो दीवार है वह आपका पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब क्या हुआ? आसानी से आर पार कर जाना। ठीक है। कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इसमें आसानी से प्रकाश का किरण आर पार करता है। ठीक है। तो उसी तरह से अपारदर्शी मतलब उसमें जो है प्रकाश का किरण पार नहीं कर सकता है। अगला है नेक्स्ट डेफिनेशन, इसको मैं मिटा रहा हूं। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो है प्रकाश का कुछ अंश प्रवेश करेगा। जैसे आप घिसा हुआ कांच को देखो, उससे जो है प्रकाश का किरण जाता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जाता है। या फिर तेल लगा हुआ कागज को देखो, उससे जो है प्रकाश का किरण जाता है लेकिन उसका कुछ अंश जाता है। तो लिखिए इसका डेफिनेशंस। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश
बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, तो देख लीजिए इस डेफिनेशंस को। चलिए, अब जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, उस पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी लिखा हुआ ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये क्या होता है, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन। ये हो गया आपका एक परावर्तक सत्ता, प्रकाश का किरण इस पर पड़ा और टकराने के बाद वह उसी दिशा में वापस चला जाता है। ठीक है, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में चला गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद वह उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इससे संबंधित कुछ पद, क्या जो है ये वाला रेखा आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। ये वाला क्या हो रहा है, परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है, जिसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये देखो, ये एक समतल सतह था, समतल सतह में जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकाश किरण परावर्तित होगा, बहुत सारा प्रकाश किरण। ये देखो, एक प्रकाश किरण ऐसा भी हुआ। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का किरण जब यह समतल अथी पर पड़ेगा, समतल सतह पर पड़ेगा, तो वह किरण हमेशा समांतर होगा। देखो, ये वाला किरण आपतित किरण के समांतर है, ये वाला किरण परावर्तित किरण के समांतर है। लेकिन जब यही चीज जो है यह ऊबड़ खाबड़ सतह पर पड़ेगा, ऊबड़ खाबड़ सतह पर पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है कि ये जो है रेखा समांतर होगा ही। तो ये हो गया, जब समतल सतह पर पड़ता है तो प्रकाश का किरण एक दूसरे के समांतर होता है। तो इस तरह का जो परावर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। और जब रुखड़ा सतह पर प्रकाश का किरण पड़ता है तो वह किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होता है। तो इस तरह का जो परावर्तन है उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं, अब डेफिनेशंस पर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, लिखिए डेफिनेशन। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब माध्यम दूसरा नहीं होगा, इसमें टकराया इसी में रह गया, ऊपर टकराया ऊपर ही रह गया। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन
ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। इस रेखा को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ये कहलाएगा हमारा, इसको समतल सतह देते हैं। नियमित परावर्तन, और जब यही परावर्तन जो है रुखड़ा सतह पर होगा, यानी एक तरह से और समतल सतह पर होगा, इस तरह के सतह पर होगा, देखो ये रेखा यहां पर कटा, इस दिशा में लौट गया, यह रेखा यहां पर काटा, वो इस दिशा में लौट गया। तो दोनों का जो परावर्तित किरण है वह देखो तो समांतर है एक दूसरे के, नहीं है, वो एक दूसरे को काट रहा है। तो यह वाला जो परावर्तन हो गया, यह हो गया और नियमित परावर्तन। बस इसको ध्यान रखना, मैं इसका टाइप्स नहीं दिखा रहा हूं, यानी यह समतल सतह पर जब पड़ेगा तो उस तरह का जो परावर्तन होगा वो हो गया नियमित परावर्तन, और रुखरा सतह पर या असमतल सतह पर पड़ेगा, असमतल सतह पर जब प्रकाश परावर्तित होगा तो उसका नाम रहेगा अनियमित परावर्तन। ठीक है। तो आज हम लोग कुछ डेफिनेशंस पर डिस्कस किए। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन क्या होता है उस पर डिस्कस किए। अब उससे संबंधित और भी कुछ पद हैं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, जिसको हम लोग कल कवर करते हैं। आज इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।